तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो पीजीटी मैथ्स का पेपर था वो कैसा था, किस तरह का सवाल पूछा गया, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आया, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, किस चैप्टर का जो लेवल है, किसी भी क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक सवाल भी बनाएंगे, हर सवाल का जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो किस कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल था वो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उससे एक दो मिलता जुलता क्वेश्चन अपनी तरफ से देखेंगे जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी तरह का बेनिफिशियल वीडियो आपको हमेशा रेगुलर मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी मैथ। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन द जर्नी। सबसे पहला हम देखते हैं क्या सवाल पूछा गया था। देखिए मैथ में क्या था कि आपका तीसरा पार्ट में आपका मैथ का सवाल आया था। 71 से स्टार्ट हुआ था मैथ का पेपर। तो 71st क्वेश्चन जो है ये क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सवाल देखिए क्या है, बोल रहा है कि अगर ए जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश कैसा होगा। अब देखिए ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिख के नया मैट्रिक्स बनाना। तो ट्रांसपोज से रिलेट करके तीन चार बात है, आप उसको याद रख सकते हो। पहला बात याद रखना कि ए में, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें उसका आप ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे या ए में उसके ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये दोनों ही स्थिति में जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक ना, यानी ए में ए डैश को जोड़ने पे और ए में ए डैश को गुना करने पे कैसा मैट्रिक्स बनता है, सिमेट्रिक। और वही आपने अगर ए में ए डैश को घटा दिया तो कैसा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पूछा था ए प्लस ए डैश क्या होगा, तो हमारा जवाब यहाँ सीधा सीधा होगा कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। ए इंटू ए डैश अगर पूछे तो वो भी सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश पूछे तो एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए इस पे अब और सवाल कैसा पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि देखो बताओ यहाँ 5 है, यहाँ 3x प्लस 4 है, यहाँ x है, यहाँ 7 है। अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो x का मान बताओ। तो सिमेट्रिक में हम पढ़े हैं अल्टरनेट एलिमेंट बराबर होता है, ए आई जे बराबर ए जे आई। ये किसका पहचान है, सिमेट्रिक का। ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी ये एलिमेंट A12 है और ये एलिमेंट A21 है, दोनों बराबर होना चाहिए अगर ये सिमेट्रिक है तो 3x प्लस 4 बराबर x हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान घटाओगे तो 2x बराबर -4, तो x बराबर आपका -2। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। और छोटा छोटा सवाल में अगर हम जाने, आपसे पूछेगा बताओ ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है तो ए बी डैश क्या होगा। तो याद रखना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश हो जाता है। ए बी डैश अगर रहेगा तो ये रिवर्स हो जाता है, बी डैश ए डैश। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सिमेट्रिक पर आधारित सवाल था पहला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस टॉपिक से पूछा गया था, तो देख सकते हैं आप। वेक्टर का ये सवाल आया था कि अगर तीन वेक्टर्स है, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स है तो ये तीनों का नेचर बताओ कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो वर्ड है लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब जानते हैं क्या है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर्स है ए बी सी, अगर एक वेक्टर अन्य दो वेक्टरों के कॉम्बिनेशन से लाया जा सकता है, यानी जैसे अगर मान लो बी और सी है, सपोज ए बराबर 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, ये आपका बोलेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी बी का बी ही है, सिर्फ सी का सी ही है। तो अगर कोई वेक्टर अन्य दो वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो तीनों वेक्टर का जो सिस्टम है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अगर आपको चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसका सीधा सीधा बात याद रखना है कि सबसे पहले तीनों वेक्टर का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, अगर ये तीनों वेक्टर का डिटर्मिनेंट 0 आ गया
तो अपने आप वो प्रूफ हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब इस सवाल को आप देखना कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया था क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है ये तीनों वेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का डिटर्मिनेंट ले लो। तो 1 0 0 0 1 -1 0 1 2। अब देखो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दो एलिमेंट तो ऐसे ही जीरो है तो 1 लिखेंगे ब्रैकेट, लेफ्ट गुना यानी 2 घटाओ राइट गुना +1 यानी 0 के बराबर नहीं आया। तो ये डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो ये दो सवाल हमने देखा, अब हम जानते हैं इन दोनों का लेवल क्या है। तो अगर आप क्लास 12th का चैप्टर पढ़ोगे मैट्रिक्स, तो उसमें ये टॉपिक का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जो अभी आपने मैट्रिक्स का देखा, उसी तरह वेक्टर का ये क्लास 12th का डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो दो सवालों के बारे में हम अभी ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सवाल जो है आपका डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। तो इससे आपको अब अनुमान लगना चाहिए, आगे अभी और देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिजल्ट बेस्ड सवाल पूछा जा रहा है। ट्विस्टेड सवाल अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं, मतलब दो ही सवाल तो देखे हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि रिजल्ट बेस्ड सवाल ही आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कुछ सवाल देख लिया जाए। देखिए ये सवाल भी देखिए मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो ये देखिए मैट्रिक्स का सवाल, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है क्या है ए, तो बताना है ए स्क्वायर -2a + 2i किसके बराबर होगा। तो आपको ये सवाल तो बस मैट्रिक्स का, देखिए मैट्रिक्स का ये तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, और ये सवाल में आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर -2a + 2i। इसका भी लेवल माना जाएगा कि ये बेसिक लेवल पे आधारित है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे आधारित सवाल है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, यानी इसी को आप दो बार मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि ए स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर कर देना, बिल्कुल नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -2a यानी 2a का मतलब इसी में 2 से गुना होगा, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, तो फर्स्ट गुना होगा तो देखो 1 घटाओ -2 तो -1 होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आएगा तो 2 1 जा 2 अब +2 तो ये 4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस रो में, तो -1 -1 -2 और +1 यानी -1, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। 2a, 2a का मतलब हो गया इस सभी में 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 4 -2 +2। 2i का मतलब हो गया 2 0 0 2, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब इन्हीं से पूछ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए क्या आएगा। तो देखिए इसको अगर आप घटाओगे तो देखो -1 -2 -3 -3 +2 तो -1 आ जाएगा। 4 घटाओ 4 0 है, यहाँ भी 0 तो 0 हो जाएगा। -2 +2 खत्म, उधर भी 0, तो अब लास्ट देखिए -1 -2 -3 अब +2 यानी -1। तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 है, माइनस कॉमन कर लीजिए तो -i नजर आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, -i। समझ गए। तो देखिए इस तरह का ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट है ये सवाल, और ये मैट्रिक्स पे आधारित सवाल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है ये भी देखो मैट्रिक्स का ही पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कि सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेज, यानी अगर बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिसेज हैं तो कौन से लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्या। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि दो मैट्रिसेज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ए और बी अगर दो मैट्रिसेज को गुना करेंगे तो ये ए बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। वो अलग बात है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले, यूनिट मैट्रिक्स ले ले, तो उस स्थिति में a इंटू आई बराबर आई इंटू ए होता है। ठीक है, और एक स्थिति में और ए बी और बी ए बराबर होता है, कब, जब a का इन्वर्स अगर मान लीजिए b आया, a का इन्वर्स क्या है, b, ठीक ना। तो इन्वर्स का मतलब होता है एक के लिए वो मैट्रिक्स खोजना जो इसमें मल्टीप्लाई होके आई के रूप में अपना आंसर दे।
तो मान लीजिए ए में आप उसके इन्वर्स से गुना करते हो तो ए इंटू ए इन्वर्स निकालो, या ए इन्वर्स इंटू ए दोनों बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, यूनिट मैट्रिक्स के लिए। तो कुछ स्पेशल जगह पे ये कॉम्यूटेटिव हो सकता है, अदरवाइज दो मैट्रिसेज किसी भी तरह के मैट्रिसेज के लिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो कॉम्यूटेटिव तो होगा नहीं। एसोसिएटिव का अगर हम बात करते हैं तो तीन मैट्रिसेज अगर आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए ए बी सी इधर भी लिखा, एसोसिएटिव का मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर ए से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर सी से। तो अगर ऐसा इसमें बात करें तो ये एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता है, एसोसिएटिव फॉलो होता है। तो यानी कि एसोसिएटिव हो सकता है। फिर हमसे पूछ रहा है क्या आइडेंटिटी लॉ होगा कि नहीं। देखिए आइडेंटिटी लॉ, ये ऑप्शन जो दिया है ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी बेहतर क्वेश्चन इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन में डाल दिया विद्यार्थियों को कि देखिए आइडेंटिटी लॉ से मतलब तो यही होता है कि ए में आई से गुना करेंगे या आई में ए से गुना करें तो सेम टू सेम मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है। तो ए में आई से गुना करेंगे तो सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आइडेंटिटी लॉ इसको मान करके दिया है। तो ए इंटू आई बराबर क्या होता है, ए ही हो जाएगा। आई में ए से गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि किसी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पे सेम टू सेम वही मैट्रिक्स रह जाता है, तो यहाँ कहा जा सकता है कि हाँ ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करेगा। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी, यानी कहने का मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस तरह का है। ये सवाल जो है फिर से मैट्रिसेज का सवाल है, तो मैट्रिक्स से आप देख सकते हो लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल बोल रहा है कि देखो ए और बी दो मैट्रिसेज आपको हमने दे दिया और उसका ऑर्डर भी देखो लिख दिया, यानी ए जो है वो आपका एम क्रॉस एन का है, बी जो है वो आपका पी क्रॉस क्यू का है। अब बताना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ए और बी का, उसके द्वारा हमको एक मैट्रिक्स सी तैयार हो रहा है, ठीक है। यानी ए और बी में मल्टीप्लाई हुआ है तब ना प्रोडक्ट सी मिला है। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें से क्या रिजल्ट जो होगा वो सही होगा। तो बात यहाँ पे प्रोडक्ट का किया है, तो दो मैट्रिसेज को हम गुना कब करते हैं, तो दो मैट्रिसेज को गुना हम तभी कर सकते हैं जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो जाए, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तभी आप ए और बी में गुना कर सकते हो। यानी कि एन बराबर पी होने पर ही आप ए और बी में गुना कर सकते हो, यानी ए बी डिफाइंड होगा। और जो बच जाता है उस ऑर्डर का आपका आंसर आना चाहिए। तो क्या बच गया आपका एम और क्यू, तो देखिए जो सी मैट्रिक्स तैयार हुआ वो एम क्रॉस क्यू ऑर्डर का है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी एन बराबर पी। ये मल्टीप्लीकेशन पे डायरेक्ट आधारित सवाल था। अब देखिए इस पे एक सवाल हम अपने तरफ से आपको बताते हैं कि अगर आप बताओ ए और बी दो मैट्रिसेज हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो कई बार आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हमसे पूछ सकता है। तो देखिए ये नहीं कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी या प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, हम मैट्रिक्स बोले हैं। ए और बी आपको हमने बता दिया मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए ये ए बी और बी अगर दो संख्याएं होते 3 गुना 4 और 4 गुना 3 तब बराबर होता है, इसीलिए ऐड होके 2ab हो जाता है। लेकिन यहाँ मैट्रिसेज है तो अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि ए बी या बी ए कॉम्यूटेटिव नहीं होने की वजह से बराबर नहीं माना जाएगा, तो इसलिए दोनों को हम ऐड करके 2ab तो नहीं लिख सकते। तो ये आपका मैट्रिक्स पे ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और क्या पूछा गया था। देखिए अब डिटर्मिनेंट पे आधारित ये सवाल है। बोल रहा है कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उसका नाम है डेल्टा 1, दूसरा है डेल्टा 2, बताना है कौन सा रिलेशन इन तीनों में सही है। तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के मान पे आधारित ये सवाल है। तो सबसे पहले हम डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। तो इसमें दिखाई दिया पहला रो का दो एलिमेंट क्या है, जीरो है। पहला रो जो है इसका दो एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो केवल 2 से मान निकल जाएगा। तो 2 लिखेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, क्रॉस गुना करिए तो 32 घटाओ 0, यानी डेल्टा 1 का मान क्या आएगा 64। डेल्टा 2 में अगर हम बात करें
तो देखिए यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि 2 एलिमेंट तो 0 है, तो यहाँ भी आप 2 से मान निकाल लो, तो ये गायब और ये गायब। साइन का बात करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही 2 रहेगा, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ भी 32 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 64। तो आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। देख सकते हो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, दोनों डिटर्मिनेंट का मान क्या है, बराबर है। तो देखिए डिटर्मिनेंट पे आधारित ये सवाल था, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड सवाल। तो इस तरह के सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला देखो सवाल बोल रहा है कि ए इज एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी ए एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन। नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी ए के सबसेट की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसेट की संख्या पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट रिजल्ट पे आधारित ये भी सवाल है। सेट थ्योरी में याद रखना है, किसी सेट में अगर एन एलिमेंट्स है तो सबसेट की संख्या हो जाएगा 2 का पावर एन। यानी कि अगर मान लो ए में अगर हमने लिखा कोई सेट है ए जिसमें तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, तो पूछेगा बताओ तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो इसके सबसेट्स की संख्या हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8। इसके कुल सबसेट 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसेट से रिलेटेड 2-3 बात आप याद रख सकते हो। पहला, नल सेट सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। सबसेट जितना भी तैयार हुआ उसको लेकर जो हम नया सेट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट पे भी सवाल आ सकता है। तो अगर आपके पास कोई एक सेट दिया है और आपने उसके सारे सबसेट्स निकाल लिए, उसका एक सेट तैयार किया, तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो आपसे ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताओ सेट ए में एन एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, ये सवाल पूछ सकता है। तो हम बोलेंगे देखिए पावर सेट में जो है कुल सबसेट को ही तो रखा जाता है। सबसेट की संख्या कितना होता है, 2 का पावर n। तो पावर सेट में कुल एलिमेंट्स भी कितना हो जाएगा, 2 का पावर n, ठीक है। यहां से एक और सवाल बन सकता है कि बताओ पावर सेट के कुल सबसेट कितने होंगे, पावर सेट के कुल सबसेट कितने जाएंगे। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, मतलब n क्या है, जिसका भी हमको सबसेट निकालना है उसमें कितना एलिमेंट्स है वो संख्या को 2 के पावर में बैठा दो। आपसे हम इस बार पूछ रहे हैं कि पावर सेट का कितना सबसेट होगा, तो पहले तो 2 लिख दो, पावर में n बैठा दो। n क्या है, जिसका सबसेट निकालना है उसके एलिमेंट्स। तो पावर सेट का सबसेट बताना था, इसके एलिमेंट्स कितना है, 2 का पावर n, तो बस यहाँ 2 का पावर n बैठा दिया जाए, तो ये हमारा पावर सेट में कुल सबसेट की संख्या हो जाएगी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या देखिए अगला सवाल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित ये सवाल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल पूछा गया है। देखते हैं इस सवाल में क्या है, कैसे बनाया जाएगा इस सवाल को। देखिए बोल रहा है अगर अल्फा प्लस बीटा पाई है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पाई, तो बताना है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का मान इनमें से क्या होगा, ठीक है। आपको याद रखना है एक बात, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है आपका अल्जेब्रिक फॉर्म जिसमें लिखा जाता है x प्लस आई वाई। एक होता है पोलर फॉर्म या इसी को ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक होता है यूलर फॉर्म, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही e का पावर आई थीटा भी लिखा जाता है। ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि अगर हमने लिखा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या है, पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उससे रिजल्ट क्या आता है वो देखिए, ऐसा आपने गुना किया, ठीक है। तो दो पोलर फॉर्म या ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म में गुना करने पे जो तीसरा फॉर्म मिलेगा वो भी ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म ही मिलेगा, लेकिन उसमें जो एंगल होगा वो ऐड हो जाएगा। यानी कि पहला का जो आर्गुमेंट है वो प्लस दूसरा का आर्गुमेंट वो कॉस के साथ लिखा जाएगा, प्लस आई साइन इसके साथ भी क्या लिखाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2।
तो ये गुना करने का नियम है। क्या नियम समझ में आया? दो पोलर फॉर्म को या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को गुना करने पे एक तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म बनता है जिसमें आर्गुमेंट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल को बनाने के लिए हमको कुछ सोचना नहीं है। देखिए बोल रहा था इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, ये भी ट्रिगो फॉर्म है, गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा, इसका आर्गुमेंट अल्फा है, इसका बीटा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब खुद सोच के देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, पाई। तो जैसे ही यहाँ पाई रखोगे तो कॉस पाई का मान होता है -1 और साइन पाई का मान होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1। तो इस प्रकार से ये सवाल पोलर फॉर्म का था, आप याद कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इससे मिलता जुलता एक सवाल हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, आपको उसका जवाब बताना है क्या होगा, और इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बताइए कि ई का पावर आई ए, ई का पावर आई बी इंटू ई का पावर आई सी का मान कितना होगा। अभी हम पढ़े हैं कि ई का पावर आई थीटा किसके बदले लिखा जाता है, तो ई का पावर आई थीटा लिखा जाता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बदले, यानी आई के बगल में जो नंबर है वही थीटा कॉस और साइन के साथ लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ तीनों जगह का बेस ई है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, आई कॉमन हो गया तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। हम पढ़े हैं किसी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री यानी पाई हो जाएगा। अब देखो ई का पावर आई पाई है, मतलब ई का पावर आई थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा यानी कॉस पाई या प्लस आई साइन पाई, वापस से कॉस पाई -1 और साइन पाई 0, तो आंसर क्या, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित है। बोल रहा है कि a प्लस आई बी एक रूट है, ठीक ना, इसका रूट है पॉलिनोमियल fx का, यानी fx एक पॉलिनोमियल है, इसका रूट है, रूट का मतलब होता है इसको, इसका मान 0 हो जाता है कब, जब x के जगह क्या रखा जाता है, a प्लस आई बी, यानी x के जगह अगर a प्लस आई बी रखते हैं तो मान क्या हो जाता है, 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इस इक्वेशन का एक रूट है a प्लस आई बी जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। किसी भी इक्वेशन का जो रूट होगा अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहा है तो हमेशा पेयर में आएगा। जैसे अगर एक इक्वेशन का रूट है 2 + 3i तो उसका अपना दूसरा रूट अपने आप हो जाएगा 2 - 3i, मतलब कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में आता है, पेयर में। तो अगर इसका एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। तो अगर एक रूट ये है तो ये भी इसका रूट होगा, तो रूट माने जो इसको 0 बना दे, ये भी क्या बनाएगा, 0 ही ना बनाएगा। तो एफ ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, आंसर 0। अब देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, डर जाए, अरे हमारा आंसर जो 0 है वो गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। समझ गए। अब देखिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी जब भी आपका रूट होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, तो वो रूट हमेशा आप याद रखोगे पेयर के रूप में रहेगा, कॉन्जुगेट के रूप में रहेगा। कब, जब उसका रूट कैसा आ रहा है जब उसका रूट आ रहा है आपका कॉन्जुगेट के कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। अब देखिए अगला सवाल पूछ रहा है, ये क्लास 10th का सवाल है। बोल रहा है कि सम, देख सकते हैं आपका, बोल रहा है कि सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, प्रोडक्ट इज 6, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका 5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपका 6 दिया है, तो बताना है कि इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको सीधा सीधा याद रखना है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ रूट्स के साथ एक्स लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐड हो जाएगा, तो 5 यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए।
तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें तो कुछ है नहीं। और सवाल देख लिया जाए इसमें। देखिए अगला सवाल जो है आपका फंक्शन से रिलेटेड सवाल है। तो फंक्शन यानी कैलकुलस में आ गया। तो अब अभी तक देखो जितना सवाल आप देखे हैं, देख सकते हो अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 से अभी तक सवाल देखे और लगभग 8-10 सवाल अभी तक हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से समझ में यह रहा है कि आपको मैट्रिक्स पढ़ना चाहिए, डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ के जाइए, और कुछ चीज़ तो आप बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, यानी जैसे ट्रिगोनोमेट्री तो आपको मैंडेटरी है, वो आना ही चाहिए। तो फिर कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस का ये सवाल है, बोल रहा है कि अगर R इज द सेट ऑफ नंबर्स, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, यानी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है आपका ऑल रियल नंबर, ठीक है, यानी क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाएगा, ऑल रियल नंबर से, और को डोमेन यानी आंसर भी कहाँ से चुना जाएगा, तो रियल नंबर से। बोल रहा है कि एक फंक्शन है 2x+1, बताइए ये कैसा फंक्शन होगा, 2x+1 किस तरह का फंक्शन होगा। मेनी वन होगा, पहले तो दो नेचर है तो एक नेचर डिस्कस कर लें, मेनी वन होगा कि वन वन होगा, ठीक है। याद रखना है कि मेनी वन का मतलब होता है जिसमें आंसर रिपीट कर जाए, एक से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो अब इस सवाल को हम कैसे सोच सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, दो ग्राफ बनाया। देखिए ये ग्राफ है मॉड एक्स का, ठीक है, और देखो ये है 2x+1, एक लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है लीनियर। लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। इन दोनों ग्राफ में अगर हमने कहा कि एक काम करो, एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पे ये ग्राफ को दो जगह कट कर दिया। तो अगर कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो दो जगह कट करता है ग्राफ को, तो इसका मतलब दो जगहों पे उसका आंसर क्या हुआ है, बराबर हुआ है। तो ये मेनी वन का पहचान है। तो मेनी वन में एक्स एक्सिस का जो लाइन है वो कितना जगह कट करेगा, एक से ज्यादा। अब वन वन में जो लाइन होगा वो एक ही जगह कट करेगा ग्राफ का। तो अब सबसे पहले ध्यान दो, ये लीनियर था, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट। इसमें कहीं भी आप एक लाइन खींचोगे तो एक ही जगह कट करता हुआ मिलेगा। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है आपका, वन वन है, ठीक ना। अब जब ये वन वन हो गया, क्लियर हो गया, ये वन वन यानी आंसर रिपीट इसमें होने वाला नहीं है। दूसरा देखिए ये ऑन टू है कि इन टू। ऑन टू का मतलब होता है इसका जो रेंज है वो इसके बराबर, को डोमेन के बराबर है कि नहीं। को डोमेन यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर। रेंज का मतलब होता है कि जो भी इस फंक्शन के द्वारा आंसर दिया जाएगा, ठीक ना। अब आप ध्यान से देखो, हम फिर से दो ग्राफ लिखते हैं। जैसे ये एक ग्राफ लिखा और एक ग्राफ हमने ये खींचा। ये ग्राफ का जब बात करोगे आप तो देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में ग्राफ का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसके द्वारा जो रेंज होगा, इसके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो निगेटिव हिस्सा में नहीं आ रहा, मतलब निगेटिव नहीं दिया जाएगा। सबसे न्यूनतम मान इसका 0 है, तो इसका जो न्यूनतम मान है 0 और मैक्सिमम मान मिलते चला जा रहा है, तो इसका रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो अब अगर हम बात करेंगे 2x+1 का, तो 2x+1 का ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आने से फायदा ये है कि आप इसका 0 के लेवल में भी हिस्सा पाओगे, निगेटिव के लेवल में भी ग्राफ का हिस्सा देखो दिखाई दे रहा है। जितना नीचे जाओगे इधर भी आपको हिस्सा मिलते जाएगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव साइड के लिए भी ग्राफ का हिस्सा है। तो न्यूनतम मान -इन्फिनिटी, उच्चतम मान +इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर। तो ऐसे भी आप याद अब इस क्वेश्चन को कर लेना कि कभी भी अगर हम पूछे लीनियर एक्सप्रेशन कहीं पूछा जाए, तो लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा वन वन होगा और ऑन टू होगा, क्योंकि उसका रेंज ऑल रियल नंबर होता है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन और ऑन टू। तो इस प्रकार से आप इसका रेंज और डोमेन, रेंज और ये पता लगा कर मालूम कर सकते हो ये वन वन है कि मेनी वन। तो अब एक सवाल हम अपनी ओर से आपको दे रहे हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एन एरो एन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। आपसे पूछा गया बताओ ये वन वन है कि नहीं। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा धनात्मक आंसर देता है। अगर आप इसको +2 दोगे तो भी 4 देगा, -2 दोगे तो भी 4 देगा, यानी +-2 दोनों का आंसर क्या देगा, सेम देगा। तो स्क्वायर आंसर रिपीट करता है, लेकिन कब करता है, जब क्वेश्चन प्लस और माइनस में सेम नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठाना है केवल नेचुरल से,
तो जिस वजह से आंसर रिपीट होना था वो वजह तो यहाँ पे है नहीं, निगेटिव यहाँ नंबर है आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपना आंसर अलग अलग साइन के साथ रिपीट करता था, लेकिन अलग अलग साइन का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है 1 1। अब बात करते हैं रेंज। देखिए नेचुरल नंबर मतलब सिलेक्टेड नंबर, 1 2 3 4 तो रख के भी पता कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब देखो 3 का स्क्वायर 9, अब देखो 2 का आंसर कितना आया 4, अब 3 का आंसर कितना आया 9, यानी 4 से 9 के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सब खाली रह गया, वो किसी का आंसर का काम नहीं किया, तो इसलिए इसका जो रेंज आएगा वो सिलेक्टेड नंबर आएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर ये फंक्शन पूछा जाए कैसा है तो बोलेंगे ये 1 1 तो है लेकिन इनटू है। तो इस प्रकार से फंक्शन का ये सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये तो बहुत आसान सवाल है। बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2, तो आपको बताना है कि x माइनस 2 जो है उस पर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। तो रख करके सीधे सीधे देख लो, 4 2 इसमें रखो, तो बताओ तो 4 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4x के जगह रखने पे क्या तुमको 2 मिलेगा, तो x के जगह 4 रखेंगे तो बिल्कुल 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 8 रखेंगे तो 8 में से 2 गया 6, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मोर देन 1। तो ये क्वेश्चन तो देखिए और बनाइए। इसी पे एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि बताइए एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है, तो बताना है इस बार जो हम ऑप्शन दे रहे हैं वो एक से अधिक होगा कि क्या होगा, ठीक है। और दो ऑप्शन ये और ये है, तो बताइए अगर एन टू एन फंक्शन है तो बताइए एक एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, और इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा ये होगा ये होगा, या नॉन ऑफ द एबव होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। अब देखिए ये सवाल जो है आपका सीधे सीधे रख के चेक कर लीजिए, एक्स की जगह 1 रखते हैं तो क्या आ जा क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड तो कर रहा है। अब जैसे ही हम 0 रखते हैं तो 0 रखने पे आपको 2 मिल जा रहा है, तो यहीं पे रुकना है, ये नहीं कि देखना कि अरे ये भी सेटिस्फाइड कर दिया ये भी, तो आंसर मोर देन 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 1 रख रहे हो, क्यों, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है। 0 आप नहीं रख सकते हो क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। -1 रख ही नहीं सकते हो, तो उसका आंसर आना तो दूर की बात है। तो इसमें से केवल और केवल क्या होगा 1 3 जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है बोल रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, बताना है इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट्स कितना है। इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब माइनस, लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यूबिक है लेकिन ये देख रहे हैं कि कॉमन लेकर ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करिए तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन करिए एक्स माइनस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा कॉमन, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमारा आंसर यहाँ से देख रहे हैं, एक बार इसको 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, इसको 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -1। तो अगर हम इसके बात करें रियल रूट्स का, तो एक रियल रूट्स आया है केवल 3, एक ही रियल रूट्स आया है, इससे हमको कोई रियल नंबर मिलने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो रियल नंबर का स्क्वायर तो माइनस में होता ही नहीं है, यानी इससे हमको इमेजिनरी नंबर मिलने वाला है। तो इसमें पूछा था कितना पॉजिटिव रूट्स है, तो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव रूट्स है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये सब जो है ना, ये सब पता नहीं कैसा ऑप्शन बनाते हैं, ये सब लिखने का कोई तुक नहीं है। जब इसमें आप ऐसे पूछ सकते थे कि कितने इसके रियल रूट्स हैं तो समझ में आता है, कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, और इसमें ये जो ऑप्शन दिया एटमोस्ट 2 पॉजिटिव, अधिकतम 2 पॉजिटिव, अधिक, ये सब एक तरह से क्या है सेंसलेस चीज़ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव रूट आया, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और देख लेते हैं इसमें। देखिए ये सवाल जो है आपका बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are inverse of roots of the equation कितना।
यानी इस इक्वेशन का जो रूट आएगा उसका इनवर्स लेके जो हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे उसका आंसर क्या होगा, वो कौन सा बनेगा। यानी अगर आपका इसका रूट है अल्फा और बीटा, तो इसका इनवर्स यानी 1/अल्फा और 1/बीटा लेके जो आप बनाओगे, है ना, उससे इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखिए ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको रिजल्ट याद है तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे देखिए, सीधा सीधा आप याद रखिए कि अल्फा बीटा को लेके अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, मान लीजिए अल्फा बीटा को लेकर के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो रेसिप्रोकल रूट्स लेकर के जो इक्वेशन बनेगा उसमें बस क्या करना है कि c और a को इंटरचेंज कर देना, यानी c यहाँ चला जाएगा, a उधर चला जाएगा, तो cx²। अब b में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट पे आधारित सवाल है, एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो बोल रहा है इसके इनवर्स से जो रूट इक्वेशन बनेगा वो कौन सा होगा, तो सही जवाब होगा 3 यहाँ चला जाएगा, है ना, और इसके बगल का जो 1 है वो 3 के जगह चला जाएगा, बीच में -2x वैसे ही रहेगा। मैच कर लीजिए इससे मिलता जुलता कौन सा है, तो 3x² एक यहाँ नजर आया, प्लस 2x तो होगा ही नहीं। यहाँ 6 है तो 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन बीच में प्लस आ गया तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब, और ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर नॉन ऑफ द एबव। तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, आपका समय बच जाएगा। ये नहीं कि अब इसमें लगे आप इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनाने, x² माइनस 1/अल्फा 1/बीटा x प्लस अल्फा इंटू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो इससे बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो। तो ये था क्वेश्चन, हम लोग कुछ देखे। यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक से भी पूछा जाएगा, फंक्शन से भी पूछा जाएगा, तो मैट्रिक्स, कैलकुलस, यानी सब चैप्टर आपको पढ़ना है। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो बोला ये जा सकता है कि बेसिक लेवल का भी सवाल है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं मान्य होगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो और बेसिक 12th का मैथ जानते हो तो बस आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, मैथ का बहुत सारा सवाल आपसे बन जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन बताना है इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का, मॉड 7। देखिए ये रिलेशन को अगर आपको पढ़ना आ गया है ना, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए बोल रहा है 2x कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड के साथ लिखा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, इसमें ये जो लिखा है कॉन्ग्रुएंस साइन के लेफ्ट साइड में यानी 2x में, और इधर जो लिखा रहता है वो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो यानी कहने का मतलब 2x में 7 से भाग करने पे 1 आ जाए तो x का मान क्या हो जाएगा। तो बस इस रिलेशन को केवल पढ़ने से मतलब था, अगर पढ़ लिए तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2x में 7 से भाग करना है तो x का मान बताना है। सोचो x के जगह 4 लिया, तो 4 लेंगे तो 4 दूना 8, 8 में हम 7 से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है एक रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि x बराबर 4 हमारा आंसर हो सकता है। 2 और 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 2 रखेंगे 2 दूना 4 ना बनेगा, 4 को 7 से भाग करके रिमाइंडर का बात करेंगे तो 4 ही मान्य जाएगा। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो बस जो था इसमें इस रिलेशन को समझने का बात है, ये रिलेशन समझ गए तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल फिर फंक्शन से पूछा गया है, और ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आधारित ये सवाल है। सबसे पहले आप समझ लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको ब्रैकेट में करके लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या का जो इंटीग्रल हिस्सा होगा वो बताने का काम करता है ये बड़ा सा ब्रैकेट। जैसे अगर आप लिखते हो 5.8, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, 5 प्लस 0.8, तो इसका इंटीग्रल भाग कौन है, 5। तो अगर आपको इस ब्रैकेट में इस 5.8 को रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। और यही अगर आपका ऑलरेडी जैसे मान लीजिए आपने 9 रखा, तो 9 खुद ब खुद अपने आप में क्या है, इंटीजर है, तो 9 इंटीजर है तो सीधे सीधे आंसर भी 9 ही मिलेगा, है कि नहीं। हाँ अगर आपने कोई संख्या निगेटिव में रखा, जैसे मान लो -2.3 रखा,
तो इसका आंसर आप -2 मत बोल देना, इसका आंसर -2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि -2.3 है, तो आप इसको -2 -0.3 लिखोगे। तो किसी भी संख्या का जो डेसिमल पार्ट है ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको पहले प्लस बनाएंगे, उसके बाद हम इंटीग्रल पार्ट का बात करेंगे। इसको जब आप प्लस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? -1 प्लस 0.7, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 0.7, -1 प्लस 0.7 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो डेसिमल पार्ट था वो प्लस बन गया और इंटीग्रल हिस्सा जो आया वो -3 आया। तो अगर आपसे पूछेगा -2.3 का इंटीग्रल पार्ट, तो -2 नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? -3, एक माइनस अपनी ओर से लगा देंगे, ठीक है। तो अब इतना काफी है। हाँ, लेकिन अगर ऑलरेडी इंटीजर है, जैसे -5 पूछा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट पूछेगा तो सीधे सीधे -5 बोलेंगे, ठीक है। इतना समझने के बाद ये क्वेश्चन कोई बहुत भारी तो अब रह नहीं जाता है, आसानी से बना सकते हो इसको। सवाल पूछ रहा है, बताओ 5.7 और 3.2 का इंटीग्रल पार्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसका इंटीग्रल पार्ट 5 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 3, क्या आंसर आ जाएगा? 8। तो समझने का था, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है, देखिए। देखिए ये HCF LCM पे सवाल है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि दो नंबर है वो 2:3 के रेशियो में है, और दो नंबर का रेशियो दे दिया है 2:3, और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF दिया है 94। देखिए HCF इंटू LCM कितना दिया है? 294। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है 294, और हमको पता है HCF गुना LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, यानी कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? HCF गुना LCM के। तो ये आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है कि दो नंबर का जो रेशियो दिया है वो 2:3 है, तो 2x इंटू 3x बराबर 294। तो देखिए ये 6 है, 6 से इसको काटेंगे तो 49 बार में कट जाएगा, तो x का मान 7 आ गया। इसका मतलब पहला संख्या आपका 14 हो जाएगा और दूसरा संख्या आपका 21 हो जाएगा। तो HCF LCM का बेसिक सवाल था, पीजीटी में ये पूछा था। तो बीपीएससी पीजीटी का जो सवाल है वो देखा जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि बेसिक तैयारी आप करिए क्लास 12th के लिए। और 12th के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको 10th का मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, तो आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक सवाल और है इस वीडियो में, देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट, इसमें से कौन जो है वो सेट का काम करेगा, ठीक है। सेट कौन है? सेट का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन करना जिससे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट उसमें आएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, वो क्लियर होना चाहिए। यानी उसका मेजरमेंट स्केल पता होना चाहिए, किस पैमाना के तहत उसमें एलिमेंट को शामिल करना हो। अब बोल रहा है सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में वॉवेल्स हम क्लियर कट जानते हैं कौन कौन है, तो ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ईयर, ईयर में मंथ्स क्या क्या क्लियर है, तो सीधे बोलिए मोर देन वन ऑफ द एभव। तो ये क्या है? एक से ज्यादा इसमें सही आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम बोले किस कुछ एग्जाम्पल जो सेट नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलते कि कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, तो ये सेट क्या बोलेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि जो आप समझ रहे हैं कि ऑनेस्ट कोई है नहीं है, उसकी वजह से नहीं, बल्कि ऑनेस्टी को हम किस आधार पे मापेंगे ये हमको पता नहीं है। किस आदमी को इसमें रखना है, किसको नहीं रखना है, उसका आधार क्या है, ये इसमें क्लियर नहीं है। यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। वही अगर हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सिंस 1947, तो हम इसमें क्लियर कट जानते हैं कि कौन कौन है जो प्रेसिडेंट बने हैं। तो हम इसका कह सकते हैं कि डिफिनीशन अच्छे से बनाया गया, तो ये एक सेट है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।